हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश वर्मा, प्रज्ञान कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। आज हम आपको एक ऐसा शेयर्स के बारे में बताएंगे जिसने आज तक इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लूटा। मतलब इतना लूटा कि लोग आज उसके नाम, उस शेयर का नाम भी ले लें तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। बट अब हमारे को कुछ ऐसा लगता है कि इस बैंक में और इस शेयर में आपको होल्डिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, इसको हर एक चीज़ का मैं आपको एक ग्राउंड्स दूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो सभी को मालूम है, वो है येस बैंक। अब आपको पता है कि येस बैंक का जो क्राइटेरिया शुरू हुआ, आपको मतलब जो 350-400 की रेंज प्राइस से आके आज वो 10-11 रुपये पे, 11-12 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो हमने पिछले 1-2 साल से देखा, काफ़ी मतलब काफ़ी मैनेजमेंट्स इसके आगे आए। रवनीत सिंह गिल जी आए, राणा कपूर का फ्रॉड, और आपके पास रवनीत सिंह गिल की भी काफ़ी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स जो सोशल मीडिया पे आती रही, न्यूज़ चैनल्स पे आती रही कि हम अपना कैपिटल यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। बट एट लास्ट वो कैपिटल कहीं से भी नहीं आया और गवर्नमेंट ने उसको ओवरटेक कर लिया। तो दोस्तों, इस शेयर्स को आपकी जब ये 350 की प्राइस बैंड के ऊपर आया, तब जब ये शेयर 100 रुपीज़ का था, तो रिजर्व बैंक लास्ट ईयर जनवरी 2019 में जब इसके ऊपर बोर्ड मतलब बैंक का स्कैम्स, जो भी बैंक्स के अंदर स्कैम्स हुए थे, तो आरबीआई ने इसके ऊपर एक कैप लगा दी कि एक मैनेजमेंट टीम बिठा दी कि आप इसके अंदर चेक करिए कि बैंक में क्या क्या स्कैम्स हुए। तो जब उनकी रिपोर्ट आई, जो स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स आई, तो उन्होंने ये कहा कि जी बैंक में एक पैसे का घोटाला नहीं है। तो काफ़ी एफआईआईज आए, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स आए, तो काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग आई। बट आपने देखा कि मार्च 2019 में वो स्टॉक्स फिर से गिरा। तो देखिए, आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब तक आपको मैनेजमेंट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, देखिए, तब तक आपको उसमें स्टॉक्स में कोई इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो आपको बैलेंस शीट्स जो है वो मैनिपुलेट होती हैं, कहाँ से वो प्रॉफिट शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट अगर मैनेजमेंट ही उसकी ज़ीरो है, तो आप उस स्टॉक्स में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। एट लास्ट क्या हुआ आपके पास, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा, गवर्नमेंट ने उसको येस बैंक को ओवरटेक किया, और ओवरटेक करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इसकी मेन एंटाइटी है, उसने 48% होल्डिंग इस बैंक्स में डाली, इसमें कुछ कैश फ्लो किया। तो मेन जो था इनका एनपीए बहुत ज़्यादा था, काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इन्होंने काफ़ी लोन बांट रखे थे। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा 2 साल तक बहस चलती रही, बहुत ज़्यादा रिसर्च रिपोर्टें, एचडीएफसी लाइफ, बीएनपी परिवास, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसकी अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी। बट एट लास्ट में बैंक इस स्थिति पे आ गया कि राणा कपूर को गिरफ्तार करना पड़ा, उसकी बेटियों के ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच बैठ गई, और एट लास्ट में प्रॉब्लम किसको हुई? प्रॉब्लम हुई सिर्फ एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होगी और उनका पैसा बहुत ज़्यादा इरोड होगा। बट अब आज की अगर हम सिचुएशन बताएं अभी, तो आज की सिचुएशंस में क्या है? देखिए, जब ये सारी चीज़ें स्कैम्स हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब बैंक्स के अंदर हमारे पास एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करनी थी। तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, उन्होंने 10,000 करोड़ की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद गवर्नमेंट को ये लगा, गवर्नमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लाइफ, आईडीएफसी बैंक्स, आईडीबीआई, जो छोटे छोटे बैंक्स थे, इन्होंने भी अपनी 2%, 3% और 4% की होल्डिंग इसमें ली। ये गवर्नमेंट के दबाव में ली इन्होंने, या इन्होंने अपने आप फ्रेश की। तो ये एक फंड रेज करने का इनका एक प्लान था। तो जितने भी हमारे पास जो एफआईआईज हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उन्होंने इसकी एक बेस प्राइस रखी कि हम इस स्टॉक को 10 रुपये में लेंगे। ठीक है, तो जब ये स्टॉक्स आपके पास 10 रुपये का था, तो जितने भी एफआईआईज थे और जितने भी इसके अंदर जो प्रमोटर्स थे, क्योंकि जो मेन प्रमोटर हैंडलिंग है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो 10 रुपये पे सब राजी हो गए। वो किस हिसाब से राजी हुए, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रेशर में राजी हुए या अपने आप राजी हुए, इन्होंने 10 रुपये की उसकी एक बेस प्राइस चीज़ रख दी। तो मैंने शुरू के वीडियो में आपको बोला कि मैं इस शेयर्स को आज क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग की गई। फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग की, आपको 1000 स्टॉक्स का आपको लॉट मिलेगा और आपने वो स्टॉक्स लेना है। ठीक है, तो जिस दिन एफपीओ की न्यूज़ आई, तो स्टॉक्स की जो प्राइस थी वो 25 रुपये थी। ठीक है, आप मेरे को बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन एफपीओ की लिस्टिंग हुई, उस दिन स्टॉक की प्राइस 22 से 25 रुपये के बीच में वेरी कर रही थी। और जो आपके पास बुक वैल्यू थी, वो बुक वैल्यू थी 10 रुपये। बुक वैल्यू का मतलब है कि आपके पास टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। तो उस टाइम जो बुक वैल्यू थी वो 9.90 थी। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपये ले सकते हैं जब एफपीओ की लिस्टिंग हुई। बट एफपीओ की लिस्टिंग के बाद, ये स्टॉक एक बार 10% गिरा, एक बार 7% गिरा। तो मेरे को ये लगा कि ये स्टॉक्स अब क्या था कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखनी थी कि जब स्टॉक्स ये 25 रुपये का था, तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो थी 2 टाइम्स थी। ठीक है, आप मेरी बात को समझिए, जो प्राइस टू बुक वैल्यू थी वो 2 टाइम्स थी। तो बुक वैल्यू का आपके पास सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि कल को कंपनी बंद हो जाएगी या बैंक बंद हो जाएगा, तो जिस प्राइस में आपने शेयर खरीदा,
उसकी जो बुक वैल्यू कैलकुलेट करके वो आपको एक अमाउंट आपको मतलब कंपनीज आपके पास दे देती हैं। तो आप देखिए, जब 25 रुपये का स्टॉक था तो आपके पास 10 रुपये बुक वैल्यू थी। मतलब आज अगर आप 25 रुपये डालते हैं और कल को स्टॉक्स गिर के नीचे 10 रुपये आ जाते, मतलब कंपनी में कुछ राइट इशू आ जाते हैं या कंपनी आपके पास डी लिस्टेड हो जाती है एक्सचेंज से, तो आपको 10 रुपये मिलने थे। बट उस टाइम भी हमने इसको थोड़ा सा होल्ड किया कि अभी भी इसको देखते हैं कि आगे FPO के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये स्टॉक्स 12-13 रुपये पे आ गया। 12-13 रुपये आने के बाद भी हमने ये देखा कि इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 10 रुपये ही रखी थी। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अब स्टॉक्स में आपके पास रिस्क कितना हुआ, इसका सिंपल सा एक मतलब है कि 1 रुपये के नेट एसेट्स के लिए आज की डेट में मैं येस बैंक में 10 रुपये डाल रहा हूँ। और मैं ये क्यों डाल रहा हूँ और इसका फ्यूचर क्या रहेगा, इसके बारे में भी हम इसमें बारे में बात करेंगे। देखिए, फ्यूचर्स की बात मैं अगर इसके ऊपर बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी लोन बुक्स के अंदर जो बैड लोन्स थे, जो NPS थे, वो सब राइट ऑफ कर दिए। राइट ऑफ बोलने का मतलब है कि जो भी बैड लोन्स थे वो बैंक ने एक साइड कर दिए कि अब हम एक फ्रेश काम स्टार्ट करेंगे। एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एक बीमार व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उस चीज़ को ऑपरेशन करके उस चीज़ को निकाल के बाहर कर दिया जाता है, तो वो एक चीज़ फिर से वो स्टैंड हो गई। तो आपके पास जैसे ये स्टॉक्स की वैल्यू 11 और 12 रुपये आ गई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके जो बैड लोन्स थे उसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, वो जो लोन्स थे 50 और 55 हज़ार करोड़ के, वो किसी कंपनी को दे दिए। तो जब उन्होंने किसी कंपनी को 50 और 55 हज़ार करोड़ के लोन बांट दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे। वो देखिए, वो वापस भी आएंगे। वो किस टाइप से आएंगे? राणा कपूर की ED ने सारी प्रॉपर्टीज़ जब्त करके रखी हुई हैं, वहाँ से आपको कुछ रिकवरी होगी। जैसे आइडिया वोडाफोन में कुछ पैसा फंसा है, अगर आइडिया वोडाफोन कुछ चलती है तो वहाँ से कुछ रिकवरी हो जाएगी। बट गवर्नमेंट ने उसको पहले ही बैड लोन्स को किनारे कर दिया, तो कल को अगर रिकवरी होगी तो स्टॉक्स की प्राइस ऑब्वियसली सी है वो भी आपके पास इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़, अब FPO जब हमारे पास आया, तो FPO जो फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग की गई, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक बोल रहा है कि हमारे को मार्केट से पैसा आए, मतलब 15,000 करोड़ इनको मार्केट से पैसा मिलेगा। तो जब FPO मार्केट में आ गया, लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टिंग करी, तो वो आपका जो फंड्स हैं वो यूटिलाइज होंगे सिर्फ बैंक को एनकरेज करने के लिए, बैंक की मतलब कुछ भी कोई छोटे मोटे खर्चे हैं वो इंक्रीज करने के लिए। तो क्योंकि ये सारा काम फ्रेशली स्टार्ट हो रहा है, तो FPO आने से कुछ आपके पास फंड आएंगे। और देखिए, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस बैंक को कोई ओवरटेक भी कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लग के मेरे को ये लगा कि मेरा सिंपल एक ही चीज़ था कि मैं कैलकुलेशन के ऊपर बेस है, जो प्राइस टू बुक वैल्यू थी वो थी मेरे पास, आपके पास अभी प्राइस रेंज जो है वो 12 रुपये समथिंग है। और जो इसकी जो मेन ग्राउंडेड प्राइस है, जिसमें जितने भी FIAs और DIs ने इसकी बेंच मार्जिन प्राइस रखी है, वो है 10 रुपये। तो मेरे को ये लगता है कि आज मैं 12 रुपये का स्टॉक्स ले रहा हूँ और कल को बैंक बंद भी हो गया तो मेरे को कम से कम 10 रुपये तो वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी बैंक अगर आपके पास खड़ा करना हो तो उसके पास बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। उसको आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी, ATMs खोलने पड़ेंगे, आपको पास बैंक का स्टाफ्स आपके पास रखना पड़ेगा। तो आज की डेट में येस बैंक की एक भी ब्रांच बंद नहीं है। कम से कम इसकी जो टोटल ATMs हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो 1300 ATM है और 1200 तक इनकी ब्रांचेज ऑपरेट कर रही हैं। जैसे कोटक महिंद्रा की 1500 से अब है, तो इनके पास जो मैन पावर है वो बिल्कुल सैचुरेट है। इनके पास ब्रांचेस वैसे काम कर रही हैं, इनके पास डिजिटल बैंकिंग्स हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग्स में ये, तो इनमें कोई इन्होंने ले ऑफ नहीं करा। क्योंकि जिस टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक के ऊपर अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग बना दी, तो इन्होंने पहले यही फ्रंट में ये रखा कि जो भी येस बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, उनको हम मतलब उनको निकालेंगे नहीं, अगले 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना। तो FPO आने से मेरे को ये लगता है कि ये आपके पास आज नहीं तो कल आपके पास ये फ्रेश लिस्टिंग होगी। और कोविड-19 के चक्कर में थोड़ी सी बैलेंस शीट थोड़ी सी गड़बड़ाई गई है, वो सारे NBFC और बैंक्स की गड़बड़ाई। बट मेरे को ये लगता है कि इस प्राइस रेंज में 10 रुपये की प्राइस टू बुक वैल्यू और स्टॉक की एक्चुअल प्राइस में 12 रुपये की प्राइस में आपको इसमें होल्डिंग बनानी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रेश चली हुई हैं। तो अगर आपको 12 रुपये में ये स्टॉक्स मिल रहा है, क्योंकि मैं पे क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर रही है ये। अब देखिए, अगर 12 रुपये की बात करेंगे तो आप ये देखिए कि इनका ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा है। आज अगर आपको एक बैंक खड़ा करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा खर्चा है। उसकी लाइसेंसिंग फीस है, उसके मैनेजमेंट की फीस है, उसकी मतलब रेंट डीड, जितनी उन्होंने ब्रांचेस चलाई हैं उनके रेंट उनके पास आ रहे हैं। तो सेटअप ऑलरेडी प्रीपेयर्ड है, बस मेन ऑब्जेक्टिव है कि फंड कलेक्शंस की, और आपके पास कि कोई आगे आके इसको आज नहीं तो कल फ्यूचर में इसको ओवरटेक करना जाए।
और हमने स्टॉक्स इसीलिए रिकमेंड किया क्योंकि स्टॉक्स की जो प्राइस बुक वैल्यू है वो 10 रुपये है और स्टॉक जो है वो 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा सिंपल सा बात है कि अगर मैं 12 रुपये आज लगा लेता हूँ तो मेरे कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो 10 रुपये पे मेरे को ये आपको स्टॉक्स मेरे को रिटर्न में पैसा मिल जाएगा। बट गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करती है कि कोई उन्होंने इतने बड़े बैंक को फेल होने देगी। तो मेरे को ये लगता है कि 12 रुपये के इस स्टॉक्स के ऊपर आपको इसमें होल्डिंग बनानी चाहिए। थैंक यू।